आप सबको हमारे चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। हमारा नावल कैसा लगा इसका इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और ये एआई जनरेटेड आवाज़ है, कुछ मसाइल की वजह से अपनी आवाज़ नहीं दे सकती, इसलिए अगर किसी को आवाज़ से मसला हो या फिर पसंद ना आए तो मैं माज़रत ख्वाह हूँ। फिर भी अगर किसी को बहुत ज़्यादा आवाज़ से मसला है और वो मुझे आवाज़ फ्री में दे सकता है तो मुझसे राब्ता कर सकता है। मैं अपनी वीडियोज़ पर आपकी ही आवाज़ लगा लूँगी। शुक्रिया। वो घर में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि लावंच में ही तैमूर बैठा खुद ही अपने बाजू से निकलते खून की पिटी कर रहा था। ये देखते वो भागते हुए तैमूर तक पहुंचा। सर, ये आपके बाजू पर किया हवा? उसने बहुत परेशानी से पूछा। तैमूर चौंका, फिर नफीमी सर हिलाया। अरे कुछ नहीं यार, कल डेलिंग के लिए गया था, बस वहीं से वापसी पर किसी ने हमला कर दिया। फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। नासिर इसके पास बैठा और खुद इसके हाथों से रुई पकड़ी वो इसका जख्म साफ करने लगा। आपका तो बहुत ज़्यादा खून बह रहा है और लगता है गोली अभी अंदर ही है, मुझे लगता है आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। नासिर ने मशवरा दिया था कि तैमूर के चेहरे की जाविया बिगड़े। नहीं, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम जानते हो मैं हॉस्पिटल जाने से कितना परहेज़ करता हूँ। खैर छोड़ो, मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हो जाऊँगा। इसके हाथ को पीछे करते हुए बोला, मगर नासिर इसकी हालत देखते हुए परेशान हुआ था। बाजू में गोली अभी भी मौजूद थी और इसके चेहरे से भी दर्द के तासुरात वाज़ेह थे। नहीं सर, आप अभी मेरे साथ हॉस्पिटल चलेंगे, बस मैं कह चुका हूँ, फिक्र मत करें, मैं आपको पर्सनली तौर पर लेकर जाऊंगा और वहाँ किसी को नहीं पता चलेगा कि आप हॉस्पिटल में आए थे। आप भूल रहे हैं कि वक़ार वहीं तो मौजूद है। उसने अपने पर्सनल डॉक्टर का हवाला दिया तो तैमूर को जैसे याद आया, फिर इस बात में सर हिलाया। चलें, उठें यार, ठीक हूँ, मैं खुद चल सकता हूँ। वो उसका बाजू पकड़े उठाने लगा तो तैमूर ने झड़कते हुए कहा। नासिर कुछ खजल सा हुआ, फिर वो उसे अपने साथ लिए हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गया। तैमूर फ्रंट सीट पर बैठा था और नासिर गाड़ी चला रहा था। 10 मिनट से पहले पहले वो लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। हमेशा की तरह वो तैमूर को पिछले गेट से हॉस्पिटल लेकर गया। इसके बाद वो प्राइवेट लिफ्ट में दाखिल होते हॉस्पिटल के दूसरे फ्लोर पर पहुंचे और डॉक्टर वक़ार के कैबिन में दाखिल हुए। उससे पहले डॉक्टर वक़ार कैबिन से निकलता वो दोनों अंदर दाखिल हो रहे थे। डॉक्टर वक़ार काफ़ी जल्दी में लग रहा था। अरे क्या हवा मिस्टर तैमूर, आप ठीक तो हैं? इसने परेशान होते पूछा। नासिर ने नफ़ी में सर हिलाया। गोली बाजू में लगी है और पिछले 6-7 घंटे से गोली बाजू में है, जल्दी निकालो। नासिर के चेहरे से साफ परेशानी झलक रही थी। वो तैमूर के सामने तो ये नहीं बता सकता था, लेकिन उसे तैमूर की बहुत ज़्यादा फिक्र हुई थी। आप जल्दी से यहाँ आएँ और लेटें। इसने वहाँ कमरे में मौजूद बेड पर लेटने का इशारा किया। तैमूर वहाँ जाकर लेटा जल्दी से। डॉक्टर वक़ार ने कुछ हथियार उठाए और अब वो तैमूर के पास बेड पर ही स्टूल पर बैठा उसके बाजू से गोली निकाल रहा था। 10 मिनट के अंदर ही डॉक्टर वक़ार ने गोली निकालने के बाद तैमूर की पिटी कर दी और उसे एक ड्रिप लगा दी। मुझे बहुत ज़रूरी काम से जाना है, इस लिए मैं दूसरी डॉक्टर को भेजूंगा, वो आकर आपकी ड्रिप उतार देगी। अगर मुझे ज़रूरी काम नहीं होता तो मैं ज़रूर रुकता। आई एम सॉरी। डॉक्टर वक़ार के लहजे में माजरत थी। कोई बात नहीं, आप जाएं। तैमूर ने मुस्कुराते इजाज़त दी तो डॉक्टर वक़ार एकदम हल्के फुल्के होते जल्दी से अपने कैबिन से बाहर निकल आए। इतना सारा खून बह गया है आपका, काश आपने मुझे सुबह बता दिया होता तो मैं सुबह ही आपको हॉस्पिटल ले आता। नासिर के लहजे में दबा गुस्सा था कि तैमूर ना चाहते हुए भी मुस्कुरा पड़ा। वैसे तो वो इसका पर्सनल असिस्टेंट था और सालों से इसके साथ इसके घर पर रह रहा था, लेकिन उन दोनों का साथ बिल्कुल दोस्तों जैसा था। फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ, तैमूर ने उसे यकीन दिलाया। मगर नासिर की तसल्ली ना हो सकी। वो लोग पिछले 3 घंटों से हॉस्पिटल में ही थे और कब तैमूर दवाई के ज़ेर असर सो गया उसे खुद एहसास ना हुआ। नासिर भी इसके सोने से पुरसुकून हो गया था। वो जानता था कि ड्रिप ख़त्म होते ही वो यहाँ से बाहर भागने की कोशिश करेगा, मगर अच्छा है वो सो गया, इससे उसकी रेस्ट हो जाएगी। वैसे भी तैमूर अपनी जान हर वक्त हथेली पर लेकर ही घूमता रहता था, क्योंकि वो कराची शहर का डॉन था। लोग उसे ब्लैक डेविल के नाम से जानते थे, लेकिन किसी ने भी ब्लैक डेविल की शक्ल नहीं देखी थी और जो ब्लैक डेविल की शक्ल देख लेता था फिर वो दुनिया देखने के काबिल नहीं रहता था मौत से पहले। आखिरी बार वो अपने शिकार को अपनी आखिरी शक्ल ज़रूर दिखाता था, अपनी असल शक्ल। तैमूर ज़ैदी 30 साला खूबसूरत और वजह नकूश का मालिक। इसकी नीली आँखें, वो बिल्कुल मगरबी शहज़ादा लगता था। इसका हुस्न बिल्कुल ऐसा था जैसे
किस्से कहानियों में शहजादों का होता है कोई लड़की एक बार उसे देखे तो फिर इसके हुस्न में खो ही जाए। वो इतना खूबसूरत था कि लड़कियां इस पर मरती थीं, मगर आज तक कोई भी लड़की और इसकी खूबसूरती तैमूर को माइल ना कर सकी। उसे कोई लड़की पसंद ही नहीं आती थी। उसका कहना था कि कोई भी लड़की तैमूर ज़ैदी के लिए बनी ही नहीं है। जो लड़की तैमूर ज़ैदी की ज़िंदगी में आएगी वो बहुत ख़ास होगी। खूबसूरती में वो तैमूर ज़ैदी से भी बढ़कर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा वो वफ़ादार होनी चाहिए, क्योंकि वो जानता था खूबसूरत लड़कियां कभी भी वफ़ादार नहीं होती। लड़कियों का उसकी तरफ अटरीकट होना एक इसका बहुत अमीर होना था। बज़ाहिरी तौर पर वो एक बिजनेस मैन था, लेकिन इसका असल काम कराची शहर से दुश्मनों को ख़त्म करना था, बुरे लोगों को मारना था। कहीं भी कुछ भी गलत हो रहा होता वो किसी भी कानून को नहीं देखता था, बस वो इस इंसान को जान से मार देता था। यहाँ तब कि लोग ब्लैक डेवल से अब डील करने लगे थे कि हमें इस शख्स से जान छुड़वानी है, तो ब्लैक डेवल खुशी खुशी उस शख्स को उनके रास्ते से हटा देता था। लेकिन पहले वो इस बात का इत्मीनान करता था कि जिसका वो मारने जा रहा है वो एक क्रिमिनल है, वो बेगुनाह को नहीं मारता था। यही ब्लैक डेवल की अदालत में इसका इंसाफ था। नासिर ने ड्रिप उतार दी थी, मगर अभी तक हाथ में कैनुला लगा हुआ था। इसके पास ही डॉक्टर वकार के कैबिन में कुर्सी पर बैठा हुआ था। रात के किसी का तैमूर की ऊँख खली। उसने बेयकीनी और हैरानी से आसपास देखा। कैबिन के बाहर विंडो से नजर आता आसमान और इस पर उतरता अंधेरा। तैमूर के चेहरे पर गुस्से के तासुरात नुमायां हुए। किया मैं इतनी देर तक सोता रहा? वो हैरानी से पूछ रहा था। नासिर जो सोफे पर बैठा था तैमूर को जागते देख वो इसके करीब आया। अच्छा हुआ सर अपने सो गए थे, वरना फिर आपकी तबीयत खराब हो जाती, नासिर ने कुछ झिझकते हुए बताया, मगर तैमूर तो उसे भस्म कर देने वाली नज़रों से देख रहा था। तुम जानते हो ना मेरा एक एक मिनट कितना कीमती है, तुमने जानबूझकर मुझे सोता छोड़ दिया। वो बेड से उठता इस पर ही गुस्सा कर रहा था, मगर अचानक बाजू में शदीद तकलीफ उठी कि वो बेड पर दोबारा गिरा। सर आप ठीक तो ही? वो परेशान सा होता जल्दी से तैमूर की जानिब बढ़ा। ये मेरे हाथ को किया हवा? इसे अपना सारा हाथ सुन होता महसूस हुआ। सर गोली लगी है, कुछ देर तो आराम करें, आहिस्ता आहिस्ता ही ठीक होगा। इस बार नासिर के लहजे में कुछ गुस्सा और हुक्म था। वो कभी भी तैमूर की सेहत पर किसी भी किस्म का रसक नहीं ले सकता था। उसे तैमूर अपनी जान से ज़्यादा अजीज था। उन दोनों की दोस्ती बहुत थी, बस वो उसे इज्जत देने के लिए हमेशा सर ही कहता था, वरना तो इन दोनों ने सालों तकलीफें और दिक सिख एक साथ देखे थे। ये किया आपके बाजू से तो खून निकल रहा है, रुके मैं डॉक्टर को बल्ला कर लाता हूँ। वो जल्दी से बाहर भागा था। डॉक्टर वकार जाने से पहले उसे एक फीमेल डॉक्टर का बता कर गया था। इसका कैबिन डॉक्टर वकार के कैबिन के बिल्कुल सामने ही था। 2 मिनट बाद ही 25 साला कानज जैसी सब्ज आंखों वाली सफ़ेद दूधिया चेहरा, खूबसूरत नक्शनन भरे भरे गुलाबी गाल, इसके सुर्ख होते होंठ, वो गले में डॉक्टर कोट के साथ स्टीटू को सकूप डालती नासिर के पीछे ही कैबिन में दाखिल हुई। तैमूर ने जैसे ही चेहरा पलटाए डॉक्टर को देखा तो वो चौंका था। नज़र का चश्मा लगाए वो अपनी मासूमियत से सामने वाले के दिल में लम्हों में घर कर गई। वो जो कोई भी थी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। इसका हुस्न सामने वाले के चारों खाने चित कर गया था। आप के बाजू से काफ़ी खून बह रहा है सर, यूँ तो आप अपनी शर्ट फॉलोड करें या फिर ये गाउन चेंज करें, इसे हॉस्पिटल का लिबास देती हुई बोली थी। तैमूर ने हैरत से देखा सामने खड़ी लड़की, जो बिल्कुल डॉक्टर्स की तरह पेशा वराना अंदाज में बोली थी। तैमूर को एक बार देखने के बाद लड़कियां मुड़ मुड़ कर देखती थी, मगर वो डॉक्टर वर्षा थी, इन सब से अलग थलग, इन सब से मुख्तलिफ। उसे अपने सामने बैठे बंदे के हुस्न से कोई सरविकार नहीं था। वो बस इसके लिए इसका एक पैशनेट था। एक्सक्यूज़ मी, किया यहाँ कोई और मेल डॉक्टर नहीं? नासिर की आवाज़ पर डॉक्टर वर्षा ने हैरानी से पलटते पीछे देखा, फिर नफीमी सर हिलाया। 2 डॉक्टर हैं, लेकिन उस वक्त ऑपरेशन थिएटर में ही, प्लीज़ सर आप ये चेंज करेंगे? वो एक बार फिर तैमूर की तरफ पलटती, उसे गाउन दे रही थी। इस लड़की की आवाज़ भी इसकी तरह ही बहुत खूबसूरत थी। आप प्लीज़ ये चेंज कर लीं ताकि मैं आपके बाजू का मुआयना कर सकूं और पिटी कर दूं। वो अब भी नॉर्मल अंदाज में बोल रही थी, बिल्कुल वैसे जैसे एक डॉक्टर आम पेशा वराना अंदाज में बोलते हैं। तैमूर उठा और फिर इस गाउन को चेंज करने के बाद वो दोबारा इसके सामने बेड पर बैठा था। मगर तैमूर के बाजू का हाल देखते डॉक्टर वर्षा को हैरानी का शदीद झटका लगा था। किया वो इंसान नहीं था, किया उसे तकलीफ महसूस नहीं होती थी। गोली अंदर तक बाजू में नुकसान पहुंचा गई थी, जख्म काफ़ी गहरा था। वर्षा ने हैरत से उसकी तरफ देखा, उसी पल तैमूर ने भी उसकी तरफ देखा। दोनों की नज़रें टकराएं, कानज जैसी सब्ज आंखों को देखते उन नीली आंखों की चमक गहरी हुई। डॉक्टर वर्षा की आंखों में सवाल पड़ते
तैमूर के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी, जिसे ना तो वर्षा देख सकी ना ही नासिर, क्योंकि वर्षा इसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। सर, महज पिटी करने से ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, हमें जख्म को बंद करना पड़ेगा टांके लगाने के बाद, डॉक्टर, वर्षा ने नासिर को देखते हुए बताया। इस बार उसने तैमूर की आंखों में नहीं देखा, क्योंकि उसे तैमूर की आंखों से अजीब उलझन हुई थी, इसलिए उसने सीधा रुख मोड़कर नासिर को देखते कहा था। पिटी उतरने के बाद तैमूर का सारा बाजू दोबारा लाल हो गया और नासिर ने तैमूर की लापरवाही पर बस अफसोस से इसकी जानिब देखा। ओके ठीक है, आप कर दें, नासिर ने इजाज़त दी। गोली कब लगी थी? इसने अगला सवाल पूछा। कल, जवाब इस बार तैमूर की तरफ से आया, और डॉक्टर वर्षा को मजीद हैरानी हुई। क्या मतलब कल गोली लगी थी और आप आज चेक करवा रहे हैं? उसे उस शख्स की दिमागी हालत पर शुबह हुआ था, मगर डॉक्टर वर्षा नहीं जानती थी कि वो तैमूर जैदी था, जिसे तकलीफें बहुत पहले से महसूस होनी बंद हो गई थी। सूरी यार, एक इमरजेंसी आ गई थी, इसलिए मुझे जाना पड़ा, डॉक्टर वकार कैबिन में दाखिल होते हुए बोला। वर्षा इसका जख्म साफ कर रही थी, नासिर भी पास ही खड़ा था। डॉक्टर, वर्षा कैसी कंडीशन है? डॉक्टर वकार जल्दी में था, इसलिए बस पिटी करके चला गया था, उसने भी बहुत गौर से तैमूर के बाजू की हालत नहीं देखी थी, और लफ्ज़ वर्षा पर तैमूर की आंखों की चमक मजीद बढ़ी थी। वर्षा, इसने वो नाम ज़ेर लब दोहराया और साथ ही इसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट अपनी झलक दिखाकर गायब हो गई। नासिर ने बहुत हैरत से तैमूर की मुस्कुराहट को देखा, फिर इसके बाद इसकी नज़र डॉक्टर वर्षा पर गई। गोली बाजू के अंदर तक लगी थी, मसल्स को डैमेज किया है, जिस वजह से मुसलसल खून बहता जा रहा है। सिर्फ पिटी करने से कुछ नहीं होगा, हमें टांके लगाने पड़ेंगे। इसने डॉक्टर वकार को देखते मुकम्मल वजाहत की। वो मुकम्मल प्रोफेशनल अंदाज में बोल रही थी। ओके, डॉक्टर वकार ने खुद आगे बढ़ते तैमूर का जख्म देखा, वाकई जख्म गहरा था। डॉक्टर वर्षा, आप एनेस्थीजरी का इंजेक्शन दे दी, डॉक्टर वकार ने हाथों पर ग्लोव्स चढ़ाते हुए कहा। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। तैमूर की बात सुनते डॉक्टर वकार तो नहीं, मगर वर्षा ज़रूर हैरान हुई थी। मगर इससे आपको बहुत दर्द होगा, वर्षा ने बताना ज़रूरी समझा। नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो कोई बात नहीं, मैं बर्दाश्त कर लूँगा, वो पुरसुकून लहजे में कहते वर्षा को बेचैन सा कर गया। आखिर कोई इंसान इतनी तकलीफ कैसे बर्दाश्त कर सकता था? मगर वो चेहरे पर अपनी बेचैनी के तासुरात लाने से पहले ही इन्हीं छुपा गई। ओके, एज यू विश। वो दोबारा कार्टन पकड़े अब तैमूर का जख्म साफ करने लगी, और पास ही डॉक्टर वकार बैठे टांके लगा रहे थे, और वर्षा की आंखें हैरत से पूरी फैल रही थी। इसके चेहरे पर दर्द और तकलीफ का जरा सा भी तासुर नहीं आया था कि अब वो इंसान भी था। बस ये एक सवाल डॉक्टर वर्षा को बेचैन कर गया। तैमूर, तुम्हें कुछ दिन तक बाजू को गीला करने से एहतियात करनी है, और ना ही बाजू पर ज्यादा वजन डालना है। मेरा मतलब है ना ही जिम और वर्कआउट करना जिससे बाजू को खिंचाव पड़े। डॉक्टर वर्षा जा चुकी थी, और अब डॉक्टर वकार इसके सामने बैठा उसे हिदायत दे रहा था, जिस में तैमूर को कोई दिलचस्पी नहीं थी। ना ही उसने डॉक्टर वकार की हिदायत सुनी। वो एकदम बेजार हो गया। ओके कहते हुए उठा, और अब वो अपनी शर्ट चेंज कर रहा था। नासिर पहले ही डिस्करप्शन ले चुका था। 3 दिन गुजर चुके थे। आज उसे हॉस्पिटल जाना था अपने टांके खलवाने के लिए, मगर उसका मूड सख्त बेजार था जब से उसे पता चला था कि आज डॉक्टर वर्षा हॉस्पिटल नहीं आई। नासिर इसे कह चुका था कि इसके दिल में वो लड़की बस गई है, मगर वो नासिर की बातों को नज़रअंदाज कर रहा था। नासिर की बातों को नज़रअंदाज करता, मगर अपने दिल का किया करता है, जो बागी होने लगा था, जो उसके कंट्रोल से बाहर जाने लगा था। जिस दिन से उसने डॉक्टर वर्षा को देखा था, इस का दिल उसे दोबारा देखने के लिए मचलने लगा था, मगर इसने हर बार अपने दिल को चुप करवाया, दिल की आवाज़ को दबा दिया। मगर आज वो चाहकर भी खुद पर कंट्रोल ना कर पाया, और हॉस्पिटल फ़ोन किए डॉक्टर वर्षा का पूछा, मगर रेस्पशनिस्ट ने उसकी तबीयत ख़राबी और लीव का बताया। इसकी तबीयत ख़राबी का सुनते अब तैमूर मज़ीद बेचैन हो गया था। मगर क्या किया जा सकता था? ना तो उसके बारे में कुछ जानता था, और ना ही इसके घर के बारे में कि वो कहाँ रहती है। इसने अपना मोबाइल निकालकर किसी को कॉल मिलाई। हेलो नवीद, मैं तुम्हें एक हॉस्पिटल का और डॉक्टर का नाम सेंड कर रहा हूँ, मुझे इस डॉक्टर की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। नवीद इसका ख़ास इन्फॉर्मर था, और अगले 10 मिनट बाद ही इसके पास डॉक्टर वर्षा की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई थी। और हैरानी की बात थी, वो इस शहर की जाने माने सियासतदान की बेटी थी। तो डॉक्टर वर्षा, नवाज अली लगता है तुमसे एक मुलाकात करनी ही पड़ेगी। वो चेहरे पर गहरी होती मुस्कुराहट के संग बुड़बड़ा था।
वर्षा की तस्वीर को देखते हुए इसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। उसे ये तस्वीर हॉस्पिटल के पेज से मिली थी। वो हैरान था, उसके दिल ने चना भी तो कसे शहर के जाने। माँ ने सियासतदान अली नवाज की बेटी को, सर आपके लिए खाना लाऊं? नासिर ने इसके पास आते पूछा। नहीं नासिर, मुझे खाना नहीं खाना, मैं अभी कहीं ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, इसलिए मेरा मोबाइल फ़िलहाल ऑफ रहेगा, वो सोफे से उठते हुए बता रहा था। ओके सर, नासिर ने रलीकस होते कहा। वो जानता था कि तैमूर कहीं ज़रूरी काम से ही जा रहा होगा, मगर इसकी तैयारी देखते नासिर हैरान ज़रूर हुआ था। वो तैयार शियार होता, खुद परफ्यूम छिड़कते हुए घर से बाहर निकल गया। वर्षा बेटा अभी भी सर में दर्द है क्या? मिसेज अली नवाज इसके पास बैठती पूछ रही थी। वर्षा ने नफ़ी में सर हिलाया तो उसकी मुंह के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। देखा, मैंने कहा था ना दबाने से ठीक हो जाएगा। इसे 2 दिन से बुखार था और फ्लू भी था, इसलिए आज इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो उसके मामा बाबा ने उसे हॉस्पिटल जाने से मना कर दिया। वैसे भी इसका आज खुद दिल छुट्टी करने को चाह रहा था, इसलिए वो सारा दिन आराम करती रही। कुछ देर पहले ही वो बाहर आकर बैठी थी तो मिसेज नवाज इसका सर दबाने लगी, जिससे उसे सुकून मिला था। अच्छा बताओ मेरी बेटी डिनर में क्या खाएगी? इन्होंने मोहब्बत से पूछा था। कुछ भी बना दिया मामा, वर्षा ने मुस्कुराहट के संग कहा। अरे ऐसे कैसे, तुम्हारी कोई फेवरेट चीज़ बनाती हूँ, आखिर इतने दिनों बाद मेरी बेटी मेरे साथ बैठकर खाना खाएगी। वैसे भी तुम सारा दिन हॉस्पिटल में मसरूफ़ होती हो। इसके माथे पर बोसा देती उठ गई वर्षा ने भी बेधयानी में रिमोट उठाया और एलसीडी ऑन कर ली। चैनल स्क्रॉल करते करते इसका हाथ एक जगह रुका। उसने हैरानी से देखा, ये तो वही था जो कुछ दिन पहले हॉस्पिटल में पिटी करवाने आया था। वो तैमूर की तस्वीर देखकर ठटकी थी। वो तैमूर का कोई इंटरव्यू था, क्योंकि बज़ाहिर तो वो एक बिजनेसमैन था और दुनिया उसे बिजनेसमैन के नाम से ही जानती थी, मगर कोई नहीं जानता था कि इस शहर का ब्लैक डेविल था ये बंदा। ये तो वही इंसान है, हॉस्पिटल वाला, इसने खुद से कहते आवाज़ तेज़ की। ये इसका शायद कोई इंटरव्यू था जो कुछ दिन पहले लिया गया था, मगर अब रैपिड टेलीकास्ट हो रहा था। सर आपकी जिंदगी में कोई शख्स जिसके बिना आपको लगता हो कि आप रह नहीं सकते? एंकर के सवाल पर उसने साथ बैठे इंसान को देखा। वो नासिर था। हम ये भी तो साथ ही था। वर्षा को याद आया। सर आप शादी कब कर रहे हैं? एंकर ने अगला सवाल पूछा। फिलहाल तो कोई इरादा नहीं, तैमूर की पुरसुकून आवाज़ आई। और सर मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है? मोहब्बत, इसने एंकर के लफ्ज़ को दोहराया। यस सर, एंकर ने मुस्कुराते हुए कहा था। फिलहाल तो मुझे हुई नहीं, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। तैमूर की बात सुनते एंकर हैरान हुई। लेकिन सर ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको मोहब्बत ना हुई हो? वो बेहद हैरान थी। जब नहीं हुई तो मैं कैसे बता दूं कि मुझे हो गई है? इस जैसे खूबसूरत हैंडसम की ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं थी। ये बात जानते एंकर शायद यकीन ना कर पाई। मोहब्बत एक नाम नहीं है, ये एहसास है, ये जज्बा है, ये खुद ही किसी के लिए दिल में आ जाता है। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। जिस दिन मुझे किसी से मोहब्बत हुई आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है। उसकी आखिरी बात में कुछ था, कोई जुनूनी लहजा कि वर्षा का दिल एक पल के लिए धड़कना रुक गया। इसने जिस तरह कैमरे में देखते कहा था कि वर्षा का दिल अलग ही तरह से धड़का। इसकी गहरी नीली आंखें एक पल के लिए वर्षा को इसका हॉस्पिटल में खुद को देखना याद आया। उसी वक्त अली नवाज साहब घर में दाखिल हुए। मेरे बच्चा कैसा है? वो इसके पास बैठते बोले। मैं ठीक बाबा जानी, आप कैसे हैं और कैसा गुजरा दिन? इसने मुस्कुराते पूछा तो अली नवाज साहब उसे अपने गुजरे दिन की मसरूफियत बताने लगे। अरे क्या देख रहा है मेरा बच्चा? इन्होंने कहते साथ स्क्रीन को देखा जहां तैमूर का चेहरा नजर आ रहा था। अगले ही पल उनके चेहरे के तासुरात बदले। इन्होंने गुस्से से रिमोट उठाए, टेलीविजन बंद कर दिया। किया हवा बाबा जानी? वर्षा ने हैरान होते पूछा। कुछ नहीं मेरा बच्चा। वो बात बदल गए थे। खाना खाने और कुछ देर बाबा से बातें करने के बाद वो आराम करने की गर्ज से कमरे की तरफ चली गई। उसे सुबह हॉस्पिटल भी जाना था। आधे घंटे की मसाफत तय करने के बाद तैमूर इस बंगले के सामने खड़ा था। उसने एक नज़र इर्द गिर्द डाली और फिर इस कोठी को देखा। वो इससे कुछ दूर ही खड़ा था। इसने देखा 2 पुलिस एहलकार गेट के सामने बैठे बातें कर रहे थे, जबकि बंगले से फैलती जगमगाती रोशनी ये बता रही थी कि अभी घर के मकीन सोए नहीं है। उसने एक नज़र अपनी वॉच पर डाली जहां 12:35 हो गए थे। घर का नक्शा पहले ही इसे नवीद बता चुका था। जाहिरी सी बात थी, सियासत
दान था तो फिर घर में सिक्योरिटी तो रखनी थी, लेकिन तैमूर अपने प्लान के मुताबिक घर की पिछली दीवार से अंदर कूदा था और फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। ये दीवार फैलांगने वाला इसकी जिंदगी का पहला तजुर्बा था। शकर था बचत हो गई। अगर नासिर उसे ऐसे देखता तो ज़रूर बेहोश हो जाता, लेकिन वो उसे कल बताएगा, फिर उसके रिएक्शन भी देखेगा। तैमूर ने चेहरा मासिक से कौर रखा था और आहिस्ता आहिस्ता अंदर की जानिब बढ़ रहा था। इसे एक विंडो खुली नजर आई। वो डोर से अंदर नहीं जा सकता था, इसलिए विंडो से जाना ही वाहिद रास्ता था। वो विंडो तक आया, अंदर झांका तो अंदर कोई नहीं था, शायद ये सटनिक एरिया था। वो खिड़की से अंदर दाखिल हुआ। अब उसे वर्षा के रूम में जाना था, जिसका फ़िलहाल इसको अभी पता नहीं था। उससे पहले वो आगे बढ़ता उसे किचन से कोई आवाज़ आई। उसने सामने सीढ़ियों को देखा और जल्दी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया ताकि कोई किचन से निकल कर सामने ना आ जाए, क्योंकि किचन सीढ़ियों से बिल्कुल भी दूर ना था। वो ऊपर पहुंचा। 2 कमरों के बाद तीसरे कमरे के दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। तैमूर ने आहिस्तगी से दरवाज़ा खोला और इसकी खुश किस्मती थी कि ये वाकई वर्षा का रूम ही था। वो दरवाज़ा बंद किए पलटा और कदम कदम चलता बेड तक आया। वो वाइट कंबल में दबकी गहरी नींद मज़े से सो रही थी। खूबसूरत बाल बेड पर बिखरे पड़े थे, इसकी कानज जैसी सब्ज आंखें उस वक्त बंद थीं। वो हसीन तरीन दोशीज़ा थी कि तैमूर कितने ही पल इसके पास बैठ था, उसे देखता रह गया। इसके चेहरे पर बल्ला की मासूमियत थी और सारी ज़िंदगी तैमूर ज़ैदी ने इस मासूमियत को ही तो तलाशा था। हुस्न उसने बहुत देखा, मगर ऐसी मासूमियत उसे पहली बार देखने को मिली थी। कुछ पल उसे ऐसे देखते ही गुजर गए। इसकी मुसलसल नज़रों की तपिश शायद वो नींद में महसूस कर गई थी, इसलिए कसमसाई तैमूर के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। उसे आराम से उठाने की ज़रूरत थी, वरना कहीं ऐसा ना हो कि वो घर की या सारे शहर को इकट्ठा कर ले। और नींद में किसी के परफ्यूम की खुशबू महसूस करते वर्षा के चेहरे पर नागवारी आई। इसकी नींद टूटी। इसने मंदी मंदी आँखें खोली। वो मुकम्मल तौर पर बेदार नहीं हुई थी, मगर 2 नीली आँखें देखते इसके चेहरे पर खौफ आया। उससे पहले वो चीखती। तैमूर ने इसके नाजुक लबों पर अपनी सख्त हथेली रखी। डरो नहीं। साथ इसके कान में सरगोशी भी कर दी। वर्षा की आँखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। उसके दिल के धड़कने की आवाज़ तैमूर साफ सुन सकता था। उसने अपना मासिक नीचे किया। इसका चेहरा देखते वर्षा साकत रह गई। मैं हाथ हटा रहा हूँ, शोर मत करना वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। इस बार उसने कुछ सख्त लहजे में कहा था। जानता था वो प्यार से नहीं मानेगी। समझी मैं क्या कह रहा हूँ? उसने एक बार फिर तरदीद चाही, मगर जवाब नदारिद। डॉक्टर जी सुना कि नहीं? इसने अचानक अपना चेहरा वर्षा के चेहरे के करीब करते कहा तो वो होश में आई। फिर जल्दी से इस बात में सर हिलाया। गुड गर्ल। इतना कहते तैमूर ने अपना हाथ इसके चेहरे से हटा दिया तो वर्षा बिजली की तेजी से दूसरी जानिब बेड से उतरी। तुम यहाँ कैसे आए? वो हैरानी से पूछ रही थी। पूछते हुए उसकी जबान लड़खड़ाई थी। खिड़की से। तैमूर आराम से कहता बेड पर बैठा। क्यों आए हो? जानती थी वो दरवाजे से आने से रहा, इसलिए अगला सवाल पूछा। सटचस रेमूव करवाने। इसने पुरसुकून होते जवाब दिया। किया उस वक्त। इतना कहते उसने वक्त देखा। एक बार फिर एक लफ्जी जवाब आया। वो पुरसुकून था। दिमाग काम करता है। ये कौन सा वक्त है आने का, वो भी किसी के रूम में ऊपर से चूड़ी छपे। वर्षा का दिल चाहा कोई चीज़ उठाकर उस शख्स के सर पर दे मारे। पहली और आखिरी बात, मुझे इस लहजे में बात सुनने की आदत नहीं है, अगली बार बताऊंगा नहीं। तैमूर ने नागवारी से टोका था। मुझे भी कोई शौक नहीं तुमसे बात करने का। वो भी गुस्से से भपरी थी। आप। वो एक लफ्ज़ बोला था कि वर्षा ने निहायत गुस्से से उसे देखा। तुम नहीं, आप कहो, तुमसे बड़ा हूँ। इसके लहजे में बल्ला का सुकून था और वर्षा कलस कर रह गई। तुम यहाँ पर मुझ पर हुक्म चलाने आए हो, यही समझ लो। कोई झीठ हो तो तैमूर ज़ैदी से ज़्यादा नहीं हो सकता। तुम जा रहे हो या फिर मैं बाबा को आवाज़ दूँ? वो गुस्से से गरजी थी, शौक से, मगर फिर इन्हें यहाँ मेरे आने की वजाहत देती रहना। इतना कहते उसने अपनी जैकेट उतारी। क्या कर रहे हो? वो घबरा गई थी। इससे पहले वो चीखती सख्ती से उसका हाथ वर्षा के लबों तक आ चुका था। बेवकूफ़ लड़की, सटचस रेमूव करने के लिए शर्ट उतारनी पड़ेगी या फिर तुम ऐसे ही सटचस रेमूव कर दोगी? इसे आँखें दिखाता गरजा था। ऊपर से वो थी भी मासूम, नींद की कमी से आँखों के डोरे गुलाबी हो गए थे। तैमूर का दिल बे इख्तियार सा होने को मचला, लेकिन वो तैमूर था, उसे खुद पर पूरा इख्तियार था। वो खुद पर कंट्रोल करना अच्छे से जानता था।
इसकी बात सुनते वर्षा की नज़र शर्ट तक गई। इसकी शर्ट के बाजू बहुत टाइट थे और चुपके हुए थे। वो एकदम ढीली पड़ी। वो चेहरा झुका गई थी। उसने शर्ट उतारी और इस बार वो अपना चेहरा ऊपर ना उठा पाई। रात तन्हाई, दोनों कमरे में बंद। ऊपर से मौसूफ ने शर्ट भी उतार दी थी कि वर्षा का चेहरा गुस्से और शर्म के मारे लाल हुआ। कुछ पल ऐसे ही गुजर गए। लगता है डॉक्टरनी जी आपका इरादा नहीं कि मैं आज रात यहाँ से जाऊँ। तैमूर की मुस्कुराती आवाज़ पर वो होश में आई। तो वो ऐसे नहीं जाने वाला था, ये सोचते हुए बेड तक आई। वो बेड पर बैठ चुका था। वर्षा ने फर्स्ट एड बॉक्स पकड़ते इसके टांके खोले और फिर वॉशरूम में हाथ धोने चली गई। जब वो बाहर निकली तो वो जैकेट पहन रहा था। थैंक्स, किस लिए? वर्षा ने हैरानी ने से पूछा। उसके लिए, वो बाजू की तरफ इशारा करता बोला। इससे पहले वो दरवाजे की जानिब बढ़ता, वर्षा ने आगे बढ़ते उसका बाजू पकड़ लिया। क्या कर रहे हो? वो दबे दबे गुस्से से चलाई। क्या मतलब बाहर जा रहा हूँ? वो हैरान हुई थी। तुम यहाँ से आए थे? हम तो जैसे आया था वैसे ही जाऊंगा, लेकिन साथ बाबा का कमरा है। वो हैरानी से बोल रही थी। तो इसे क्या फर्क पड़ता था? बाहर तो गार्ड्स खड़े ही, इन्हीं तुम देखे कैसे नहीं? वो हैरान थी। इससे ज्यादा खुद सवाल पूछ रही थी। पहले ही बीमार हो, दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो। वो मुस्कुराते गोया हुआ और वर्षा हैरान हुई कि उसे कैसे पता चला कि वो बीमार थी। चलता हूँ, इतना कहते हुए दरवाज़ा खोले कमरे से बाहर निकला। वर्षा ने सीढ़ियों के नीचे झांक कर देखा। किया था ये शख्स दूसरी मुलाकात में ही इसे हैरान कर गया था। वो आखिरी सीढ़ी पर थी और वो नीचे खड़ा था। एक पल के लिए तैमूर ने पलटते उसे देखा, फिर गहरा मुस्कुराया और फिर खिड़की से बाहर निकल गया। एक पल के लिए वर्षा का सांस रुका था। अगर बाबा ने देख लिया तो इन्हीं क्या जवाब देगी? कुछ देर बाद उसे सड़क पर गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ आई तो जाकर वर्षा ने अपनी अटकी हुई सांस खारिज की। ना जाने वो कौन था। वो तो उसे अच्छे से जानती भी नहीं थी। अपना दिखता सर संभालती वापस कमरे में चली गई। उन दोनों की अगली मुलाकात पूरे 1 महीने बाद हुई थी। वो 1 महीने तक वर्षा के सामने नहीं आया। वर्षा भी शायद उसकी मौजूदगी को भूल गई थी। ये रात का वक्त था। वो वॉशरूम से बाहर निकली तो उसे अपने कमरे में कोई साया महसूस हुआ। उससे पहले वो चीखती मुकाबिल का भारी हाथ इसके लबों पर आ चुका था। वर्षा ने हैरत से देखा। इसकी गहरी नीली आंखें देखते वो जान गई थी कि वो वही था, मगर आज इसके चेहरे पर गुस्सा था। तैमूर ने अपना हाथ इसके लबों से दूर किया। ये किया बदतमीजी है, तुम यहाँ फिर आ गए। वो हैरानी से बोली थी, लहजे में नागवारी शामिल हुई। हम मेरे कंधे से गोली निकालो। वो बेड पर बैठता पुरसुकून लहजे में बोला कि वर्षा के सर पर धड़ाधड़ आसमान फटा। किया तुम्हें फिर गोली लग गई? वो हैरानगी से बोली थी। एक लफ्जी जवाब आया। आज तैमूर के लहजे में कुछ था जिससे वर्षा हैरान हुई। देखो, मैं एक गाना का लुजसट हूँ, मुझे ये गोली निकालनी नहीं आती। वो रोहान सी होती बोली। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरी गोली तुम ही निकालोगी। उसका बाजू मजबूती से पकड़े अपनी जानिब खींचते बोला। वर्षा ने एक नज़र इसके कंधे पर डाली जहां से खून निकलता इसका सारा कंधा लाल करता जा रहा था। शर्ट भी सारी खून से सुनी हुई थी। वो अंदाज़ा लगा सकती थी कि शायद गोली लगने के बाद वो सीधा यहीं आया था, अपने घर भी नहीं गया था। आज वो रात के 10 बजे यहाँ आया था। अगर किसी को पता चल गया कि कोई गैर मर्द इसके कमरे में है तो क्या होगा? ये सोच आते ही वर्षा घबराई थी। इसके लहजे में आज गुस्सा था, जैसे उसे वर्षा पर बहुत गुस्सा हो, लेकिन वर्षा समझ ना सकी उसे गुस्सा क्यों था। तुम जल्दी से हॉस्पिटल जाओ, वहीं गोली निकलवाओ। मगर उसने वर्षा की एक नहीं सुनी। एक बार कह चुका ना, मुझे तुम्हारे अलावा कोई और हाथ नहीं लगाएगा। इसके लहजे के गुस्से और जुनूनीपन को देखते वर्षा परेशान हुई। जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई। इसके पास बैठते उसने फर्स्ट एड बॉक्स बेड पर रखा और कांपते हाथों से गोली निकालने की कोशिश की। गोली बिल्कुल इसके कंधे पर लगी थी। वो शर्ट उतारकर पहले ही दूर कर चुका था। वर्षा के चेहरे पर एक रंग आ रहा था, एक रंग जा रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। डॉक्टर हो फिर भी हाथ कांप रहे हैं। वो गुस्से से गरजा था। देखो, मुझे ये सब नहीं आता, मैं सिर्फ बच्चों की डॉक्टर हूँ, मुझसे इस लहजे में बात मत करो। वो परेशानी और गुस्से के मिले जले जज्बात से बोलती रोहान सी हुई थी कि तैमूर का सारा गुस्सा कहीं दूर जा सोया। वो खलकर मुस्कुराया था। आराम से करो, हो जाएगा। इसने कुछ प्यार से कहा। वर्षा ने एक बार फिर कोशिश की और उस कोशिश में वो तैमूर के बहुत करीब आ गई। ऐसे कि उन दोनों के चेहरे पर एक दूसरे की सांसें पड़ने लगी। इसके सारे बिखरते बाल तैमूर के चेहरे पर साया फगन हुए। उसने घबराते और कांपते हाथों से बमुश्किल गोली निकाली। तैमूर के चेहरे पर कोई भी तकलीफ का
तासुर नहीं आया। गोली निकालते उसने बहुत मुश्किल से पिटी की। इसके आज हाथ बहुत बुरी तरह से कांप रहे थे। पिटी करने के बाद उसने वो सारी काटन डस्टबिन में फेंकी। हाथ धोते वॉशरूम से बाहर निकली। वो शर्ट पहन चुका था मगर अभी तक वहीं बैठा था। जल्दी से जाओ उससे पहले कि कोई जान जाए तुम यहाँ पर हो, वो घबराती सी बोली थी। एक सवाल ये भी तंग कर रहा था कि आखिर वो ऐसा कौन सा काम करता था जिससे उसे एक ही माह में दूसरी बार गोली लग गई। मगर वो पुरसुकून होता सोफे पर बैठा हुआ था। तुम जा क्यों नहीं रहे, वो दबे दबे गुस्से से चलाई थी। तो तुम शादी कर रही हो, अल्फाज थे कि पिघलता हुआ सीसा जो वर्षा के कानों में उतरा। वर्षा के चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ा था। वो निगाहें झुका गई। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ डॉक्टर वर्षा। तैमूर के लहजे में गुस्सा था। वो नहीं जानती वो गुस्सा क्यों कर रहा था। तो शादी ही कर रही हूँ, हर इंसान करता है, इसमें बड़ी बात किया है। वो अपना गुस्सा जब्त करती हुई पुरसुकून होते बोली कि तैमूर के जिस्म में आग की चिनगारियां भड़क उठी थी। वो सोफे से उठा और इसकी जानिब कदम लेने लगा। वो दीवार के साथ कदम पीछे लेती गई, इतना कि वो दीवार से चपक गई। वो इसके बिल्कुल करीब आया। वर्षा ने डरते आंखें मैचली। वो इसके कान के पास चुका था। इसके कलूं की खुशबू वर्षा के नथुन से टकराई। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम तैमूर जैदी के अलावा किसी दूसरे मर्द के बारे में सोच सकती हो? जिस दिन तुम्हें पहली नज़र हॉस्पिटल में देखा था तभी तुम मेरे दिल में रच बस गई थी। तभी मैंने तुम्हें अपना बनाने के बारे में सोच लिया था। तुमसे इश्क हो चुका है। एक बार जो चीज़ मेरी हो जाए वो सिर्फ मेरी रहती है। तुमने कैसे सोचा कि तुम किसी और से शादी करने के बारे में सोचोगी भी और मैं जान नहीं पाऊंगा तुम्हें? तुमसे ज़्यादा मैं इस एक महीने में जान गया हूँ। मेरी हर नज़र तुम पर ही होती थी। वर्षा अंदर तक कांप गई थी। इसके लहजे में जुनूनीपन शामिल हुआ। कुछ दिन पहले ही अली नवाज साहब ने इसका रिश्ता इसकी फपो के बेटे से तय कर दिया था और इस बारे में वर्षा सिरे से जानती ही नहीं थी। मगर वो बहुत परेशान रहने लगी थी। वो अपने इस कजिन से जिस नाम हुस्न था दोस्तों की तरह बात करती थी, मगर उसने कभी भी ये नहीं सोचा था इसके सर पर बम फटा था जब इसके कजिन ने पहली बार कहा वो सालों से इससे मोहब्बत करता आ रहा है। इसके वालिदैन मान गए थे मगर वो दिल से इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थी। नहीं जानती थी इसका दिल क्यों उसे मना करता जा रहा है, मगर शायद दिल कहीं इस तैमूर जैदी पर आ गया था। वो खुद भी इससे मोहब्बत करने लगी थी। वो था ही इतना खूबसूरत, लेकिन वो इस जज्बे को मोहब्बत का नाम नहीं देना चाहती थी। वो जानती थी कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। उसका बाप शहर का सियासतदान है। इस तरह एक बिजनेसमैन से शादी करना इसके लिए बहुत मुश्किल था। दूसरी बात वो खुद भी नहीं जानती थी कि तैमूर इसके बारे में क्या सोच रखता है। उसे बस ये अपना वक्ती अट्रैक्शन लगा था, लेकिन वो परेशान रहने लगी थी। उसका किसी भी काम में दिल नहीं लगता था और आज तैमूर के लबों से इजहार सुनते वो साकत रह गई। उनकी हलने से इनकारी हुई। उसने महसूस किया तैमूर का हाथ इसकी कमर पर आया था। इसकी कमर में हाथ डाले उसने वर्षा जो अपनी जानिब खींचा कि वो इसके कुशादा सीने से आ टकराई। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम किसी और से शादी कर लोगी और मैं बेखबर रह जाऊंगा? वो इसके चेहरे पर अपनी झुलसती सांसें छोड़ते गुस्से से धड़ा था। वर्षा ने बहुत मुश्किल से अपने दिल की हालत पर काबू पाना चाहा। देखो, इससे पहले वो मजीद कुछ बोलती वो अगले ही पल इसकी बोलती बंद कर गया। इसकी हरकत ने वर्षा का सांस रोक दिया था। उसने वर्षा की गर्दन के पास झुकते वर्षा की शर्ट गले और कंधे के मकाम से हल्की सी सरकाते अपने लब इसकी गर्दन पर रखे थे कि वो अंदर तक कांप गई। चेहरे और जिस्म में गुस्से का उबाल तेज हुआ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? अगले ही पल वो पूरी ताकत से उसे खुद से दूर धकेलती हुई चलाई थी। शक्र था कमरे का दरवाज़ा बंद था, इसलिए आवाज़ कमरे में ही गूंज गई। ये ज़रूरी था, मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि तुम्हारे वजूद पर तुमसे ज़्यादा मेरा हक़ है। अजीब जुनूनी लहजे में धारा था कि वर्षा सांस ना ले पाई। आज आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तुमने किसी दूसरे शख्स के बारे में सोचा भी तो तुम्हारी जान अपने हाथों से लूँगा। तुम जानती नहीं हो ये तैमूर जैदी क्या चीज़ है। 2 दिन बाद इसका निकाह था और आज वो उसे धमकाने के लिए पहुंच गया था। निकाह से इनकार कर देना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगली बार मैं निकाह करने ही आऊँगा। वो इसका जबड़ा दबूचते गिराया था और फिर अगले ही पल उसे छोड़ते जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। उसे वर्षा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए इस पर गुस्सा नहीं करना चाहता था। वहाँ से बाहर निकल गया वरना यकीना अपना आपा खो देता। पिछले 1 महीने से वो वर्षा से मिल नहीं पाया था। पहले उसे 2 हफ्ते के लिए एक मीटिंग के सिलसिले में लाहौर जाना पड़ा था। वहाँ बहुत सारे बखेड़े खड़े थे जो उसे संभालने पड़े। इसके बाद वापस आया तो उससे पहले वर्षा से मिलता। नासिर ने बताया इसकी बिजनेस मीटिंग थी इसलिए वो कनाडा चला
गया और कनाडा से वापस आते उसे 2 हफ्ते गुजर गए। आज ही उसे नवीद ने बताया था कि वर्षा की शादी तय हो गई है। उसने नवीद को वर्षा पर नज़र रखने के लिए कहा हुआ था और ये बात जानने के बाद इसका खून खोल उठा था। उसने पहली फुर्सत में ही वर्षा से मिलने का सोचा, मगर उससे पहले ही एक डील दरमियान में आ गई और एक बार फिर आज पुलिस ने रेड की थी। वो बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाते वहां से भागा था, लेकिन उन सब में उसके कंधे पर गोली लग गई थी, इसलिए सीधा वर्षा के पास ही आ गया ताकि इससे गोली निकलवाने के साथ उसका दिमाग भी ठिकाने लगा सके। उसके जाने के बाद वो वहीं बेड पर गिरने के से अंदाज में बैठी। वो पिछले 1 महीने से बहुत परेशान थी जब से उसके बाबा ने कहा था कि उसका निकाह करना चाहते हैं, क्योंकि पप्पो की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और फूफू चाहती थी कि वो अपनी ज़िंदगी में एक बार अपने बच्चों की खुशियाँ देख जाए, इसलिए इन्होंने निकाह करने का फैसला किया था। और यकीना ये बात उसे हॉस्पिटल के अमले के जरिए पता चली होगी। तैमूर ने हॉस्पिटल फ़ोन किए वर्षा की मौजूदगी का पूछा था। उसे पता चला कि वो छुट्टियों पर है और छुट्टियों की वजह उसकी शादी थी। तो तैमूर के तन बदन में आग लग गई। 2 दिन ऐसे ही गुजर गए थे। ये महज वर्षा का ख्याल था कि इसने हॉस्पिटल से पूछा होगा, मगर उसे पहले ही नवीद बता चुका था। फिर पूरे 2 दिन तक वो इस के सामने नहीं आया। आज इसका निकाह था। इसका दिल अंदर से बेचैन था। कहीं ना कहीं इसका दिल भी तैमूर के लिए धड़कने लगा था, लेकिन वो किया करती अपने बाप का सर शर्म से झुका नहीं सकती थी। उसे हर हाल में अपने बाप की इज्जत का पास रखना था। वो जानती थी उसका बाप शहर का कितना बड़ा और जाना माना सियासतदान है, और आखिर वो क्यों किसी गैर शख्स के लिए अपने बाप के खिलाफ जाती। वो शख्स जिसे 1 महीने में दूसरी बार गोली लग गई। पता नहीं वो कौन सा गलत काम करता था जो इस पर जानलेवा हमले होते थे। उसका नाम नहीं जानती थी। वो ये भी नहीं जानती थी वो कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है। फिर वो क्यों इसकी खातिर अपने बाप के खिलाफ जाती। वो बाप जिसने सारी जिंदगी उसकी हिफाजत की, उसे सर्द गर्म हवाओं से बचाकर रखा, इसकी तरबियत की, इसकी हर ख्वाहिश पूरी की थी, इसे डॉक्टर बनाया। उसे हर हाल में अपने बाप की इज्जत का पास रखना ही रखना था। वो तैयार थी सफ़ेद रंग की फ़राक पहने जिसके दामन पर गोल्डन कलर का काम किया गया था। वो कदम कदम चलती अपनी दोस्त और कज़न की संगत में सीढ़ियों उतरती नीचे आई। लावंच में ही निकाह का इंतज़ाम किया गया था। एक साइड पर मीडिया के लोग भी मौजूद थे। आखिर अली नवाज़ की इकलौती बेटी की शादी थी और मीडिया ना होती ऐसा मुमकिन नहीं था। पप्पो की तबीयत ख़राबी की वजह से शादी बहुत सादगी से रखी गई थी। हुस्न वहीं एक साइड सोफे पर बैठा था और मुस्कुरा कर वर्षा को देख रहा था, मगर वर्षा इस शादी से ज़रा भी खुश नहीं थी। उसके दिल की दुनिया में मुकम्मल तौर पर तबाही मची थी। वो खाली जहन के साथ लाउंज में दाखिल हुई। फिर उसके माँ और बाप ने उसे दोनों की तरफ से इसके दोनों हाथ पकड़े, उसे हुस्न के पहलू नीला बिठाया। उसने एक खाली निगाह हुस्न पर डाली जो इसे देखकर गहराई से मुस्कुराया था। वो हुस्न की आंखों में अपने लिए जुगनू देख सकती थी, मगर एक पल के लिए आंखों के सामने वो गहरी नीली आंखें लहराई थीं। वर्षा को देखते उनकी चमक कैसे गहरी हो जाती थी, ये सब याद आते वर्षा का दिल मजीद वीरान हुआ। वो सख्ती से कहकर गया था कि निकाह से इनकार कर देना, किया वो भरे मजमे में अपने वालिद का सर झुका सकती थी। नहीं, वो इतनी खुदगर्ज तो नहीं थी। इसका एक हाथ सख्ती से अपने गले तक गया। उसे आज भी यहाँ पर तैमूर का लमस महसूस हुआ। वो अंदर तक तरफ गई, जल्दी से अपना हाथ पीछे कर गई। इसका दिल उसे बगावत करने को कह रहा था, लेकिन वो अपने बाप के साथ बगावत नहीं करना चाहती थी। मौलवी साहब भी सामने वाले सोफे पर आकर बैठे। सर आपकी इजाज़त हो तो बसम अल्लाह करें, मौलवी साहब ने अली नवाज़ साहब को देखते हुए कहा। तो अली नवाज़ साहब ने सर हिलाकर इस बात में इशारा दिया। उससे पहले वो निकाह के लिए रजामंदी लेते लावंच का दरवाज़ा एक धार से खिला था और अंधाधुंध इतने सारे लोग दाखिल हुए कि सबने हैरान होते लावंच के दरवाजे की तरफ देखा। सबसे आगे नासिर था, इसके साथ ही कम से कम 20 गार्ड्स थे जो सारे लावंच के अतराफ में फैल गए थे। अली नवाज़ साहब का दिमाग लम्हों में घूमा। वो समझ ना सके यह क्या हो रहा है, कौन हो तुम लोग और ये क्या बदतमीज़ी है। इन्होंने कुछ सख्ती से पूछा था। कोई कुछ नहीं बोला। इतने में वो अंदर दाखिल हुआ, अपनी आंखों की तरह ही गहरे नीले रंग के 3 पीस सूट में मलबूस वाइट शर्ट और गोल्डन कलर की टाई लगाए। वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। बाल नफासत से सीट किए गए थे। अपने कंधे में लगी गोली की परवाह किए बगैर वो दोनों हाथ पैनट की जेब में फंसाए एक अदा से चलता हवा लावंच में दाखिल होता अब उनकी जानिब बढ़ रहा था और वर्षा अगला सांस ना ले सकी। वो हैरानगी और फटी फटी निगाहों से इस मगरबी शहजादे को देख रही थी जिसका हुस्न वहाँ मौजूद हर लड़की की आंखों में चमक पैदा कर गया था। और अली नवाज़ साहब की आंखों में गुस्से के तासुरात नुमायां हुए। तैमूर ज़ैदी, ये क्या बदतमीज़ी है। वो बिना किसी का लिहाज करते चलाए थे। तैमूर के चेहरे पर मुस्कुराहट नुमायां हुई। अरे हौसला रखें मेरे प्यारे ससुर साहब,
उसने बाकी की इंतहा करते आंख बंद करते अली नवाज साहब से कहा था कि उनका चेहरा एक लम्हे से पहले घुमा और इन्होंने इतनी ही सख्त नज़रों से वर्षा को देखा जो घबराई हुई अपने बाप को देख के नफीमी सर हिला रही थी। ये क्या बदतमीजी है, यह मेरी बेटी का निकाह हो रहा है और तुम इस तरह अपनी इस फौज के साथ यहाँ धमके हो। उनका इशारा तैमूर जैदी के गार्डस की तरफ था। अरे मैं भी तो इसलिए आया हूँ भला दौलह के बना भी कोई निकाह होता है। इसने इशारा किया था कि नासिर ने आगे बढ़ते दोनों गार्डस के सामने हाथ लहराया। गार्डस फौरा आगे बढ़े और हुस्न को दोनों बाजों से दबोचते वर्षा के साथ से उठाया। सारे हैरानगी और फटी निगाहों से इस शहजादे को देखते रह गए। ये मेरे सारे गार्डस कहाँ मर गए हैं। अली नवाज साहब अपने सिक्योरिटी हेड को देखते धरा थे। कोई नहीं आएगा ससुर साहब, क्योंकि बाहर सारे मेरे गार्डस के कब्जे में ही। वो गार्डस की एक भारी नफरी लेकर आया था कि अली नवाज साहब दंत पैसते रह गए। वर्षा, ये क्या हो रहा है? इन्होंने पहली बार अपनी बेटी से इतने सख्त लहजे में बात की थी। मैं नहीं जानती बाबा जानी, उसने आंखों में मोटे मोटे आंसू लाए बाप को देखते कहा। तैमूर ने शिकवा-कनुन निगाहों से वर्षा की तरफ देखा। ओ माई डियर वाइफी, क्यों परेशान हो रही हो? और ससुर साहब, आप इस तरह मेरी होने वाली बीवी के साथ गुस्से से बात मत करें। देखी वो कितनी परेशान हो गई है। यहाँ पर निकाह तो होगा, लेकिन निकाह सिर्फ मुझसे होगा, क्योंकि मैं डॉक्टर वर्षा अली नवाज से आखिरी हद तक इश्क करता हूँ। और अब ये डॉक्टर वर्षा अली नवाज से डॉक्टर वर्षा तैमूर जैदी बनेगी। वो टांग पर टांग चढ़ाए सुकून से बैठा था और सारी दुनिया के सामने अपने इश्क का इतिराफ कर चुका था। वर्षा हैरत से उसे देख रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो निकाह के वक्त इस तरह आएगा और तमाशा करेगा। चली मौलवी साहब, निकाह शुरू करें। वो अपने कोट के बटन को खोलते हुए पुरसुकून होते बैठा था। इसका एक हाथ सख्ती से वर्षा की कमर के पीछे आ चुका था कि वर्षा परेशानी और तकलीफ से उस शख्स को देख रही थी जिसे वर्षा के बाप की इज्जत से कोई सरविकार नहीं था। मौलवी साहब परेशानी से अली नवाज साहब को देख रहे थे। देखो तैमूर जैदी, उससे पहले कि मैं पुलिस को फ़ोन किए यहाँ बुलाऊं, मेरे घर से दफ़ा हो जाओ। ये तमाशा लगाना बंद करो। मेरी बेटी का निकाह है, क्यों तमाशा बना रहे हो? वो इसके कुछ पास होते आहिस्ता आवाज़ में गिरजा थे। तैमूर अपनी नीली आंखों से एक नज़र वर्षा को देखते सोफे से उठा। मुझे लगता है हमें बात करने की ज़रूरत है, चलें आएं। इतना कहते वो अली नवाज साहब का हाथ पकड़े ड्राइंग रूम की तरफ चला गया। सारे अफराद बेबसी से तमाशा देख रहे थे। मजमे में चेमगुइयाँ होने लगीं और हुस्न का बस नहीं चल रहा था कि वो तैमूर जैदी की जान ले। उसने अफसोस और दिख भरी निगाहों से वर्षा को देखा, मगर वो जान गया था कि वर्षा उन सब बातों से अनजान है। तैमूर ने ड्राइंग रूम का दरवाज़ा बंद किया और अली नवाज साहब उसे गुस्से से घूर रहे थे। तुम क्या चाहते हो? क्यों मेरे घर में आकर तमाशा कर रहे हो? अली नवाज साहब आहिस्ता आवाज़ में गिरजा थे। देखी, मैं साफ और सीधी बात कहूँगा, मुझे तमाशा करने का कोई शौक नहीं था, लेकिन आपने ही मुझे तमाशा करने के लिए मजबूर किया है। वर्षा मेरा जुनून है, मेरा इश्क है और मैं इससे ही शादी करूँगा। वो सिर्फ मेरी है। आपने कैसे सोच लिया कि आप इसका निकाह किसी और से कर देंगे और मैं ये देखता रह जाऊँगा? तैमूर के लहजे में गुस्सा था। अली नवाज साहब का दिल तो चाहा उस शख्स की जान ले ली, मगर जब्त कर गए थे। और तुम्हें लगता है कि मैं अपनी बेटी एक क्रिमिनल के हवाले करूँगा? अली नवाज साहब की बात सुनते तैमूर के चेहरे पर इसरार मुस्कुराहट नमूदार हुई, जैसे उसे अली नवाज साहब की ये बात पसंद आई थी। वो ना चाहते हुए भी कहा लगाकर हंस पड़ा। अच्छा, तो मैं क्रिमिनल हूँ, मगर आप ये बात साबित कैसे करेंगे? वो वहीं सोफे पर बैठा पुरसुकून होते टांग पर टांग चढ़ा चुका था। बहुत जल्दी मेरे हाथ सबूत आ जाएंगे और मैं ये साबित कर दूंगा कि तुम एक क्रिमिनल हो और इस कराची शहर में जिस ब्लैक डेविल को सारी पुलिस फोर्स ढूंढ रही है वो तुम ही हो। तैमूर कहीं ना कहीं जानता था कि ये बात अली नवाज साहब जानते हैं कि वही ब्लैक डेविल है। अच्छा, अगर ब्लैक डेविल हूं तो आप ये साबित कर दी, मेरे खिलाफ सबूत लाएं और अदालत में पेश करें। इसके लहजे में बल्ला कर इत्मीनान था कि अली नवाज साहब दंत पैसते रह गए। यही तो बात है, तुम अपना काम इतनी सफाई से करते हो कि कोई सबूत छोड़ते ही नहीं, बस सिर्फ एक भूल चौक। तैमूर जैदी, इसके बाद में तुम्हें हमेशा के लिए जिंदानों के पीछे फेंक दूंगा। वो जख्मी शीर की मानिंद गुराए थी। तैमूर गहरी सांस लेता सोफे से उठा। देखिए, मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छी ऑफर है। ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि कानून की एक हद है, वो मुजरिमों को सज़ा नहीं दे सकता, इसलिए मैं सिर्फ लोगों को उनके किए की सज़ा देता हूँ। अगर आप चाहें तो मैं इसका सारा क्रेडिट आपके हवाले कर सकता हूँ।
उसकी आखिरी बात पर अली नवाज साहब ठटके थे। कैसा क्रेडिट? इन्होंने बे साख्ता पूछा। ब्लैक डेविल इस शहर से तमाम बुराइयों का खात्मा करेगा मगर उसका सिरा जाएगा मेरे प्यारे ससुर, यानी कि आपके सर पर। और देखिए, आप एक जाने माने बिजनेसमैन हैं, आप मुजरिमों का खात्मा कर रहे हैं, अब शहर की सफाई कर रहे हैं। कोई भी अच्छा काम होगा शहर में, जैसे जैसे बुराई ख़त्म होगी वैसे वैसे लोग आपकी हुकूमत को दाद देंगे। सब यही कहेंगे कि अली नवाज के रहते शहर के सारे जुर्म ख़त्म हो रहे हैं। तो हो गया ना आप का फ़ायदा। और वैसे भी मैं जानता हूँ ससुर साहब कि आपको अपनी शोहरत और नेकनामी से बढ़कर कुछ भी अजीज़ नहीं। और यकीन करें, मैं आपकी बेटी को हाथ का छाला बनाकर रखूँगा, इसके कदमों में ज़िंदगी की हर आसाइश गिर कर दूंगा। वो मेरे ज़ैदी मेंशन में राज करेगी, वो मेरे महल की इकलौती मलका होगी, वो मेरे दिल में बस गई है। मैं इसे किसी दूसरे मर्द के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई मेरी वर्षा की तरफ आँख उठाकर देखे तो मैं इसकी ऊँखी फोड़ने की सकत रखता हूँ। जानते हैं मैं यहाँ आपसे खड़े होकर पुरसुकून लहजे में क्यों बात कर रहा हूँ? एक तो ये कि आप वर्षा के बाप हैं, दूसरी बात मैं आपकी इज्जत करना चाहता हूँ, तीसरी बात अगर आप परेशान होंगे तो आपको देखते वो भी परेशान होगी, इसलिए मैं इसे कोई भी टेंशन नहीं देना चाहता। चौथी बात, वो भी मुझसे मोहब्बत करती है मगर बस कहने से डरती है। वो आपकी इज्जत रखने के लिए निकाह करने के लिए तैयार हो गई थी मगर मैंने उसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखी है। तो क्या आप अपनी बेटी से इसकी खुशी छीन लेंगे? क्या फ़ायदा इतनी दौलत का जब आप अपनी बेटी को इसका मनपसंद शख्स ही ना दे सकें? वो अली नवाज साहब के कोर्ट की कॉलर ठीक करते हुए दरवाज़ा खोले बाहर निकल गया, मगर बाहर निकलने से पहले उनकी समातों में आखिरी जुमला छोड़ गया था। आ जाई, बहुत तमाशा लग गया है, अब निकाह करते हैं, क्योंकि इस से ज़्यादा मैं अपनी होने वाली बीवी को गैर मर्दों में बैठे देख बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। इतना कहते वो जा चुका था और अली नवाज साहब किसी गहरी सोच में गुम हो गए। वो जानते थे कि अगर वो अपनी आखिरी सांस तक भी तैमूर के खिलाफ सबूत तलाश करते रहीं तो वो नहीं कर पाएंगे। वो एड़ी चोटी का जोर लगा ली, उनकी जूतियां घुस जाएंगी, मगर इन्हीं फिर भी तैमूर के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलेगा। वो अपना काम इतनी सफाई से करता था कि कोई सबूत छोड़ता ही नहीं था। अपनी बहन से तो वो माफ़ी तलाफ़ी कर सकते थे, मगर बेटी की खुशियों का किया? इन्होंने अपनी बेटी को इस ज़िंदगी में हर खुशी और हर आसाइश दी थी, मगर क्या हो कि अगर उनकी बेटी शादी के बाद खुश ही ना रह पाए। वो जानते थे, जब से उसे पता चला था उसकी शादी हुस्न से होगी, वो मुरझा गई थी, जैसे वो इस रिश्ते के लिए दिमागी और दिली तौर पर तैयार नहीं थी। अली नवाज ने लम्हों में फैसला किया। वो रलीकस होते कमरे से बाहर निकले। तैमूर दोबारा वर्षा के पास बैठ चुका था। जब वो बाहर आकर अपनी जगह संभालते हुए बोले, निकाह शुरू करें मौलवी साहब। और सब ने बेयकीनी से इन्हीं देखा। हुस्न की आंखों में मामू के लिए शिकवा था। अली नवाज ने उसे आंखों ही आंखों में रलीकस रहने का इशारा दिया। निकाह शुरू हुआ और वर्षा बेहद बेयकीन थी, जैसे उसे यकीन ना आया कि वाकई वो उस शख्स की बीवी बन रही है। वो नहीं जानती उन दोनों में क्या बात हुई, आखिर उसने ऐसा किया कहा कि उसका बाप निकाह के लिए मान गया। वो बस हैरान थी, बेयकीन थी और शल थी। इससे निकाह के लिए रजामंदी ली गई। तैमूर ज़ैदी वल्द बहरूज ज़ैदी। तब वो होश में आई और उसे पता चला कि उस शख्स का नाम तैमूर ज़ैदी था। उसने अपने बाप की तरफ देखा, अपने बाप की आंखों में इत्मीनान देखे। उसने कबूल है कह दिया। तैमूर ज़ैदी ने उसे अपने निकाह में लेते हमेशा के लिए उसके वजूद और इसकी रूह पर अपनी मलकियत सबत कर दी थी। वो परेशान थी, इस निकाह से खुश होना चाहती थी, लेकिन वैसे खुश नहीं हो पा रही थी। निकाह के 5 मिनट बाद ही तैमूर सोफे से उठ खड़ा हुआ। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी था, रुखसती हो जानी चाहिए, बेहतर होगा ससुर साहब, आप मोहब्बत से अपनी प्यारी बेटी को मेरे साथ रुखसत करें। वो जैसे जानता था कि कहीं अली नवाज साहब रुखसती को टोके ना, इसलिए उसने आंखों ही आंखों में इशारा दिया था। मिसेस नवाज तो परेशान थी, मगर शौहर को इत्मीनान में देखते वो खुद भी ऊपर सुकून हो गई। वो जानती थी कि वर्षा का बाप वर्षा के लिए कोई भी गलत फैसला नहीं करेगा। तैमूर ने आगे बढ़ते हुए वर्षा का हाथ अपने हाथों में लिया और उसे सोफे से उठाया। वर्षा इसके हाथ पर अपनी गिरफ्त गीली करना चाह रही थी, मगर वो इतनी ही सख्त करता जा रहा था। अली नवाज ने इसके सर पर हाथ रखा। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे, अपने घर जाओ और खुश रहो। अपनी मुंह से मिलती वो खाली खाली जहन के साथ वहां से बाहर निकली। नासिर भी उनके पीछे ही बाहर निकल आया। नासिर ने आगे बढ़ते गाड़ी का दरवाज़ा खोला, मगर तैमूर ने उसे इशारे से पीछे कर दिया और खुद आगे बढ़ते वर्षा को गाड़ी में बैठते हुए हेल्प की। इसकी फराक उठाते उसने गाड़ी के अंदर रखी, दरवाज़ा बंद किया, फिर घूमकर वो ड्राइविंग सीट तक आया। नासिर को कुछ हिदायत देते
वो वहां से गाड़ी जन से आगे बढ़ा ले गया सारा रास्ता। गाड़ी में खामोशी छाई रही। 2-3 बार वर्षा ने उसकी जानिब देखना चाहा मगर वो संजीदगी और बहुत तेज स्पीड से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। वो दोबारा विंडो से बाहर उतरती रात देखने लगती। आधे घंटे बाद उनकी गाड़ी जैदी मेंशन में दाखिल हुई। वो हैरान थी। वो कोई बंगला नहीं था, वो बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत महल था। ये महल भी किसी तरह से भी अली नवाज साहब के महल से कम ना था। तमाम दीवारें और फर्नीचर ब्लैक और गोल्डन कलर के इम्तिजाज के साथ सजाया गया था। वो करोड़ों नहीं बल्कि अरबों और खरबों की कोठी थी। वर्षा उसे देखते इम्प्रेस हुए बना ना रह सकी। इसका हाथ पकड़े गाड़ी से बाहर निकाल लाया और अब वो दोनों अंदर की जानिब बढ़ रहे थे। सीढ़ियां चढ़ते ऊपर दूसरे फ्लोर पर आए और वो हैरानगी से इतने खूबसूरत और इतने बड़े महल को देख रही थी। एक कमरे के बाहर पहुंचते तैमूर रुक गया। दीवार पर मौजूद उसने डिजिटल लॉक से कुछ बटन प्रेस करने के बाद फिंगरप्रिंट रखी। कमरे का दरवाज़ा खिला। वो वर्षा का हाथ पकड़े कमरे में दाखिल हुआ। वो कमरा बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत शाहाना बेडरूम था। सारा कमरा ब्लैक और वाइट इम्तिजाज के साथ सजा हुआ था। वर्षा इसकी पसंद से इम्प्रेस हुए बनाना रह सकी। इसने कमरे में दाखिल होते वर्षा का हाथ छोड़ दिया। मैंने कहा था निकाह से मना कर देना, फिर तुम किसके लिए वहां सजी सनरी बैठी थी। अगले ही पल वो वर्षा का चेहरा दबोचते गिराया कि वर्षा सारी कांप गई। इसने कुछ कहने की कोशिश की मगर कि ना पाई क्योंकि तैमूर की गिरफ्त इसके जबड़े पर सख्त थी। मैंने कहा था ना कि मुझे मजबूर मत करना। गुस्सा करने पर वो दोबारा गुस्से में आया था। मैं किसके लिए इनकार करती, मैं जानती ही किया थी तुम्हारे बारे में। वो बहुत मुश्किल से फुंसी फुंसी आवाज में कह पाई। आप, आज के बाद तुम मुझे सिर्फ आप कहोगी। मुझे छोड़कर वह किसी और की बीवी बनने वाली थी ना। अब तुम तरसोगी मेरी मोहब्बत और कुर्बत के लिए। वो सख्ती से कहता उससे पहले कमरे से बाहर निकलता। वर्षा का दिल जैसे दर्द से फटने के करीब आया। वो जल्दी से दरवाजे की सिमत भागी थी। तैमूर मेरी बात तो सुने। उसने पहली बार तैमूर का नाम लिया। इतनी मोहब्बत से पुकारा था कि तैमूर चाहकर भी आगे कदम ना ले पाया। ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज़ आप मुझे वजाहत का मौका तो दें। आखिर अब का क्यों इंतज़ार करती। आपने मुझे बताया कि आप किया करते ही कौन है, आपका नाम किया है, आप कहाँ रहते हैं, मैं कैसे आपके लिए बगावत करती। इतना कहते इसकी आंखों से ना चाहते हुए भी आंसू निकल पड़े। वाकई उसे भी इस शख्स से मोहब्बत हो गई थी। वो उस शख्स के पीछे पागल सी हुई थी मगर इजहार करती भी तो कैसे। तैमूर एक लम्हे से पहले पीछे पलटा और अगले ही पल आगे बढ़ते उसे अपने हसार में लिया और इसकी गर्दन अपने अंगूठे से सुलाने लगा। तो फिर अपने इन लबों से मेरे लिए कुछ अनमोल बोलो, इजहार करो, मुझे बताओ कि तुम भी मुझे चाहती हो। मैं तुम्हारी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देख चुका हूँ वर्षा, लेकिन मुझे तुम्हारे उन खूबसूरत लबों से इजहार सुनना है। वो जैसे जुनूनी लहजे में बोलता पागल सा हुआ। वर्षा ने आंखें उठाकर उसे देखा। पहले आप मुझे अपने बारे में बताएं, आप कौन हैं, किया करते हैं। मैं ऐसे ही कैसे आपको अपने दिल की हालत बताऊं। वर्षा इससे दूर होने की कोशिश करने लगी मगर तैमूर ने उसे अपने सीने में मजीद शिद्दत से भैंच लिया। तो तुम्हें मेरे बारे में जानना है, इसके बालों में उंगलियां चलाते हुए बोला था कि वर्षा ने इस बात में सर हिलाया। 15 साल का था जब एक कार हादसे में मेरे वालिदैन इंतकाल कर गए थे। ये सारा ज़ैदी एम्पायर मैंने अपनी मेहनत और बलबूते पर खड़ा किया है। कुछ मेरे वालिद अपनी ज़िंदगी में छोड़ गए थे, बस उसी बिजनेस को मैंने फैलाया। मैं अकेला रहता हूँ और आज से तुम मेरे इस महल की मलका हो। वो मुकम्मल तौर पर तफसील बता गया था। और आपको वो गोली क्यों लगी थी। वर्षा जैसे ये जानने के लिए बेचैन थी और तैमूर उसे किया ही बात बताता। वो उसे नहीं बताना चाहता था कि वो इस शहर का ब्लैक डेविल है। वो नहीं चाहता था कि इसकी वर्षा इससे डरे या फिर इससे खौफ खाए या फिर इससे नफरत करे। जानती तो हो बिजनेसमैन हूँ, इसलिए राउलर्स हमला करते ही रहते ही ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब अपने इन लबों से मेरे लिए इजहार मोहब्बत करो। इसके अलावा अगर मुझे इन लबों से मजीद कोई फजूल बात सुनने को मिली तो मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं बख्शूंगा वर्षा। वो इसके चेहरे पर अपनी गरम जलस्ती हुई सांसें बखीरता बोला था कि वर्षा ने डरते हुए इसके सीने पर हाथ रखते खुद से दूर करना चाहा मगर वो 1 इंच ना इससे दूर हुआ। मैं भी आपसे मोहब्बत करती हूँ तैमूर। वो जल्दी से अखड़ती सांस के दौरान एक ही सांस में सारी बात कहती इसके सीने में चेहरा छुपा गई कि तैमूर अंदर तक ठंडा पड़ गया। उसे सुकून मिला था। तुम मेरी जिंदगी हो वर्षा, इतना कहते वो पूरी शिद्दत से उसका चेहरा ऊपर उठाए इसके लबों पर झुका था कि बेसाख्ता वर्षा ने इसके कोट को दोनों हाथों की मठियों में दबोचते इसकी कॉलर पर गिरफ्त सख्त की थी।
बाहर रात गहरी होती उन दोनों दीवानों को देखते गहराई से मुस्कुरा दी थी। खत्म शद।